नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, अनुज गर्ग कोचिंग के आज के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले सत्र में हमने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2020 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करी थी और देखा था कि हमेशा की तरह इस बार भी सिविल सेवा परीक्षा में भारत के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न पूछे गए। आज मैं आपके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, जहां से हर साल अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेटेज इंडियन पॉलिटी का, भारत की राज्य व्यवस्था का ज्यादा रहता है। लेकिन मित्रों, यह बात बोलना कठिन है कि इंडियन पॉलिटी एक फेवरेट सब्जेक्ट तो है, इंडियन हिस्ट्री भी है, लेकिन अगले एग्जाम तक जाते जाते क्या उतनी ही मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या इट विल नो लॉन्गर बी ए फेवरेट सब्जेक्ट? इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में करंट अफेयर्स में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा कम रहा, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो पूरी इसी तरीके से करनी है कि हर सब्जेक्ट को हम उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ें कि कोई प्रश्न यदि हमारे सामने आए तो हमें उस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हुए बेचैनी ना हो। देखिए मित्रों, मैं आपसे अगली कुछ क्लासेस में इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस का जिस तरीके से चर्चा करूंगा वो टॉपिक बाय टॉपिक होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक यूपीएससी का अप्रोच रहता है। जैसे आज मैंने इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए यदि सेशन डिजाइन किया है, तो कहीं ना कहीं इन सत्रों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, तो इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ तो यूपीएससी जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो इनमें होगी। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आखिरकार इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मित्रों, यदि पिछले वर्षों के पेपर्स को उठा के देखा जाएगा तो एक बात इन सभी टॉपिक्स से निकल के आती है कि इन चारों टॉपिक्स में यूपीएससी का प्रश्न को पूछने का जो दृष्टिकोण रहा है वो डेफिनेशन और मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ज्यादा रहा है। मतलब मौलिक अधिकारों की कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, उनके मीनिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। प्रस्तावना प्रीएम्बल के साथ भी सेम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ भी सेम है। मतलब यहां से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कम रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कि आपसे एक बार पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो एक प्रकार की मैरिज की चॉइस देता है। तो उसमें आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी में फ्रीडम टू चॉइस मैरिज, वो वाला आपका आ जाएगा। इस साल भी क्वेश्चन था जैसे कि अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से फ्रीडम के अंतर्गत या कौन से फंडामेंटल राइट के सेट के अंतर्गत आता है। एक बार आपसे पूछ लिया गया 2018 में राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में कवर होता है। और इसी साल का 2020 की परीक्षा का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आने वाला एक और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे पूछ लिया गया था कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के कौन से भाग में एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है, तो उसका आंसर था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 50 में। लेकिन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से यदि हम ऊपर जाके इन सभी टॉपिक्स की नॉलेज को देखेंगे तो याद रखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछे गए हैं वो डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट से, इनके मीनिंग से, इनके इंटरप्रिटेशन से ज्यादा आए हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे और जो फ्रेशर से उनको खासकर इसमें थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस को चर्चा करूंगा, जितने भी आने वाले टॉपिक्स में मैं आपके लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को लाऊंगा, उनमें टॉपिक बाय टॉपिक कैटेगराइजेशन करके हम लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करूं, लगभग पिछले 10 वर्षों में 5 बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न आया है कि भारत में संसदीय सरकार की प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो अब वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आएगा, तो आपकी एक समझ विकसित होगी कि इन टॉपिक्स को किस तरीके से यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना है। कैटेगराइजेशन करने के पीछे का लॉजिक ये था। तो आज हम 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। 2018, 19 और 20 के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के अंतर्गत। मित्रों, मुझे आप लोगों को आज के सेशन में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताना चाहूंगा, मुझे इस बात को बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। इतने दिन से आपके साथ साथ मैं भी आधुनिक भारत के इतिहास की किताब का जो मेरे द्वारा लिखित है, प्रोफेसर श्री अशोक दहीवादे भी इसमें सह लेखक है। यह किताब फाइनली आप लोगों के लिए अवेलेबल है। भारत के इतिहास के ऊपर ये जो मैंने किताब लिखी, इसके पीछे का पूरा दृष्टिकोण यह था, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोई एक ऐसी किताब को लिखा जाए जो उनको पूरी कहानी और पूरे पॉइंट बताने के साथ साथ उत्तर लेखन भी कंटेंट के माध्यम से, जो बुक में लिखा गया कंटेंट है उसके माध्यम से सिखा सके। कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, वो बुक फॉर्मेट में आपको पूरा दिया हुआ होता है। लेकिन कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, जब इस बात के बारे में फ्रीडम ऑफ पार्टीशन, जो इस बुक का 23वां चैप्टर है, उसमें जब इस भाग को हम लिख रहे थे फ्रीडम ऑफ पार्टीशन के बारे में, तो इस बात का भी ध्यान रखा कि पूरे टॉपिक को समझाने के बाद एक आइडियल उत्तर आप कैसे लिख सकते हो, उस प्रकार से भी कंटेंट को लिखा जाए ताकि आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो इस दृष्टिकोण के साथ इस किताब को लिखा गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जाके इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपके लाइब्रेरी कक्ष में यह किताब अपनी जगह बनाने के लिए अब इंतजार कर रही है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और यह क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा 2020 में ही पूछा गया। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज एक संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है। अब मित्रों, मेरा मूल विषय तो इतिहास है, तो मेरी उपज के साथ साथ इतिहास तो संविधान की उपज भी होता है। अगर आप अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक बात उसमें से निकल के आएगी कि किसी भी देश का संविधान उसके इतिहास की ही उपज होता है। अमेरिका में जो फेडरलिज्म का मॉडल है, अमेरिका में जो संघवाद का मॉडल है, और भारत में जो संघवाद का मॉडल है, भारत में जो फेडरलिज्म का मॉडल है, हमें दोनों देशों के संघवाद के मॉडल में अंतर देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि दोनों देशों का इतिहास का अनुभव अलग रहा, दोनों देशों का इतिहास अलग रहा, तो उन दोनों देशों के संविधान सभा के सामने भी अलग अलग चुनौतियां थी। भारत की संविधान सभा के सामने भी कुछ चुनौतियां थी। अमेरिकी संविधान सभा, फिलाडेल्फिया कांग्रेस या फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जब आयोजित हुई 1787 में, उसके सामने भी अपनी कुछ चुनौतियां थी। तो अमेरिकी संविधान ने जो संघवाद का या फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया और भारत के संविधान ने जो संघवाद का फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया, वो उनके इतिहास के एक्सपीरियंस के कारण अलग था। क्योंकि दोनों देशों के इतिहास का
इतिहास ही अलग था, इसलिए दोनों देशों में संघवाद का मॉडल भी अलग हुआ। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उसके इतिहास की उपज ही होता है। तो जब भी मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बात करूंगा, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच बड़ा जरूरी होता है यूपीएससी की तैयारी में, अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान की नॉलेज होना जरूरी है, टॉपिक्स में आपको जोड़ के आपस में पढ़ना जरूरी है। यह मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी क्लासेस के माध्यम से कनेक्टिंग करके समझाता भी चलूंगा। इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करते हुए जितने भी मैं पॉलिटी के लेक्चर्स लूंगा उसमें हम पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, संविधान किसी भी देश का उस देश के इतिहास की ही उपज होता है, इसलिए इतिहास के साथ जोड़ना उसको जरूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, विधायिका की सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट मतलब बहुदलीय सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सीमित सरकार। देखिए मित्रों, हम विश्व इतिहास को जब पढ़ते हैं तो फ्रांस के लुई 14 करके एक राजा हुआ करते थे, और लुई 14 ने एक बात कही, मैं ही राजा हूं और मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कानून है। आई एम द स्टेट एंड वाट एवर आई स्पीक इज लॉ। मतलब अगर एक दिन फ्रांस के राजा लुई 14वें का मूड अच्छा था, उनके मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल रही थी तो वो कानून था, और अगर अगले दिन उनका मूड स्पॉइल था तो उनके मुंह से जो बातें कल के विपरीत निकल गई तो कानून भी अब चेंज हो गया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा की विम और फैंसी से शासन चला करता था, लेकिन आज अगर आप आधुनिक संविधानवाद, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करेंगे, आधुनिक संविधान के बारे में बात करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। संविधानवाद शब्द का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शब्द का मतलब होता है किसी भी देश का एक खुद का संविधान होना चाहिए और संविधान के द्वारा ही उसको चलाया जाना चाहिए, यह भावना आना। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद जब अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने, 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता को प्राप्त किया, अमेरिकी क्रांति जब हुई तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी मिली, और अमेरिका आगे चल के अपना एक लिखित संविधान का निर्माण करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करता है। और ऐसा कहा जाता है, जब आप अमेरिकी क्रांति के इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में पढ़ोगे तो अमेरिकी क्रांति का तो एक महत्व यह भी था कि अमेरिकी क्रांति से विश्व में संविधानवाद की भावना की शुरुआत हुई। अमेरिकी क्रांति से विश्व में संविधानवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रोसेस की शुरुआत हुई। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के पश्चात जब शासन करने के लिए एक संविधान का निर्माण करा, आगे चल के दूसरे देशों को भी ऐसा भावना आई कि शासन तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होना चाहिए। आज अगर आप बात करोगे, विश्व के कितने ही देशों ने संविधानवाद के मॉडल को अपनाया है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू किया है। तो संविधान होना तो संविधान है, लेकिन संविधान होना, किसी देश को चलाने के लिए संविधान होना जरूरी है, इस भावना को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना आई थी, तब 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रबोधन का पीरियड, एनलाइटनमेंट का पीरियड भी चल रहा था। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले थी मोनार्की। आप इस चीज को अच्छे से समझें। सबसे पहले थी मोनार्की, मोनार्की के बाद आई लिमिटेड मोनार्की, सीमित राजतंत्र, और लिमिटेड मोनार्की के बाद आती है डेमोक्रेसी। या आप लिमिटेड मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र भी बोल सकते हो।
तो मोनार्की मतलब राजतंत्र। लुई 14वें, मैं ही राज्य हूं, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द ही कानून है। प्रबोधन के काल में यूरोप में जब नए नए चिंतक आए तो उन्होंने एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, एक मिडिल क्लास का राइज हुआ, और उन्होंने राजा की असीमित शक्ति पे रोक लगानी चाहिए, कंट्रोल करना चाहा। तो जब राजा की पावर पे कंट्रोल करने की बात हुई तब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की आई, और आगे चल के डेमोक्रेसी आती है। तो संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी सरकार को एक निश्चित दायरे में काम करने के लिए बाध्य करता है, या कोई सरकार उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती अगर उसके उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में सक्सेसफुल है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा। भारत में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम, वेस्ट तो भारत के बारे में आजादी से पहले यही मिसकंसेप्शन रखता था कि भारत एक राष्ट्र के तौर में टिक ही नहीं पाएगा। आजादी के समय भी वेलेंटाइन शिरोल जैसे लेखक, जिन्होंने द इंडियन अनरेस्ट नामक किताब लिखी, उसमें भी वो मानते रहे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में है ही नहीं और ना टिक पाएगा। तो वेस्ट में जो नेशन बिल्डिंग हुई थी मित्रों, पश्चिम में जो राष्ट्र निर्माण हुआ था, वो हुआ था सांस्कृतिक एक रूपता के मॉडल पे, कल्चरल होमोजेनिटी के मॉडल पे। भारत का जो राष्ट्र निर्माण हुआ वो डाइवर्सिटी के मॉडल पे हुआ। वेलेंटाइन शिरोल का तो यह मानना था कि भारत के दो राज्यों के बीच में इतनी डाइवर्सिटी है जितना यूरोप के दो राष्ट्रों के बीच में नहीं है। टू यूरोपियंस नेशन में जितना डाइवर्सिटी नहीं है, उससे ज्यादा तो भारत के अंदर दो राज्यों में है। तो भारत कभी टिक नहीं पाएगा अपनी डाइवर्सिटी के चलते। तो अगर किसी भी देश में, और भारत ने प्रूव कर दिया कि पश्चिम का मॉडल अगर खुद का मॉडल है तो भारत का भी संविधान का मॉडल मतलब इतने समय तक निरंतर चलता हुआ आया, यह बड़ी बात रही। तो ऐसे देश जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, संविधान एक निश्चित दायरे में काम करने के लिए सरकार को बाध्य करता है, या सरकार उस दायरे के बाहर जाके काम ना करे, यह इंश्योर करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पूरा फंडा है मित्रों, जब आप लोगों को मैंने यही तो बताया था जी कि जब अमेरिकी क्रांति के बाद विश्व में संविधानवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रोसेस की शुरुआत हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरे देश क्यों अडॉप्ट करना चाहते थे? क्योंकि वे भी चाहते थे कि हमारे यहां पे जितनी भी सरकारें काम करें वो संविधान के दायरे के अंतर्गत काम करें, किसी राजा की पर्टिकुलर विम और फैंसी के अंतर्गत शासन ना चले, जैसा कि लुई 14वें बोलते थे। तो देखिए मित्रों, ये मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में, इस प्रश्न के बारे में ही आप लोगों को समझाना बड़ा इजी भी हो सकता था, हम चर्चा ना करते। जैसे कि कुछ मित्रों के मेरे पास कमेंट आते भी रहते हैं कि सर इसको हम जल्दी कवर करके दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी जाते, और कुछ कहते हैं कि सर डेप्थ में ही चर्चा करा करें। देखिए मित्रों, इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो हम चर्चा कर लेते शॉर्ट में और मैं आपको आंसर डी बता देता, लेकिन हमें एक ऐसी सोच का भी विकास करना होगा, इतने पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना होंगे कि अगर अगली बार कुछ दूसरी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाए। जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा वो इस हिसाब से दूंगा कि आगे आने वाले वर्षों में भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उस पढ़े गए कंटेंट को समझ के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय इस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। अगर इनका मात्र आपको आंसर देना होता तो मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से भी दे सकता था, लेकिन पूरा इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है, आगे आने वाले वर्षों में भी यदि आप पेपर देते हैं, आपको इतने पॉइंट्स बता दिए जाए, इतिहास की इतनी समझ दे दी जाए कि अगर कोई दूसरा भी इसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आपके पास कम से कम नॉलेज तो रहे, आप कभी भी शॉर्ट ऑफ कंटेंट ना हो। शॉर्ट ऑफ कंटेंट मतलब आपको एक उत्तर पहुंचने तक, उत्तर के लिए पहुंचने तक, प्रश्न का उत्तर देते, जवाब दे रहे हैं उसको देने तक आप असमर्थ महसूस करें। तो इसलिए मैं डीप में एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन 2018 में आया था मित्रों।
अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्वेश्चंस आपकी यूपीएससी में रहते हैं, इन टॉपिक्स से आप बात करो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से तो पूरा का पूरा जो रहता है वो आर्टिकल बेस्ड तो होता नहीं है, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट है। प्रीएम्बल से भी आर्टिकल बेस्ड नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल और डीपीएसपी से कुछ आर्टिकल बेस्ड आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जिनमें आप दूसरे अभ्यर्थियों से लीड ले पाओगे वो मीनिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और उसका क्या मतलब इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम क्विक डिस्कशन करते हैं। जितने भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनके बारे में कम, और जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उनके बारे में डेप्थ में जाके चर्चा करेंगे। The right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty। आपको पता है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? अगर आप देखोगे तो राइट टू प्रिवेसी जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत कवर है। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कवर है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने की स्वतंत्रता, और उसी के साथ साथ दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कवर है। तो यह क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, राइट टू प्रिवेसी। 2017 में एक लंबे पीरियड के बाद निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट की तरह स्वीकार किया गया, एक मौलिक अधिकार की तरह इसको स्वीकार किया गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड यदि आप जाके देखोगे तो इसमें भी एक लंबा काल रहा कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि ये तो लग्जरी है। हालांकि वो बात अलग है कि आज की सोशल मीडिया के युग में निजता का अधिकार एक लग्जरी ही रह गया है। देयर इज नथिंग लाइक प्रिवेसी। तो लेकिन अगर जहां तक भारत के संविधान की बात की जाए, लंबे समय के पीरियड के बाद पहले भी इस पे मुद्दा उठता रहा है कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए नहीं, और फाइनली 2017 में इसको एक मौलिक अधिकार की तरह घोषित किया गया। उसके बाद फिर वो पूरी आधार डिबेट आपको याद होगा, मैंने एक सेशन में भी कवर किया है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये कवर है, राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू प्रिवेसी किसके अंतर्गत आता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था 2019 में। इस बार भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा ट्रिकी था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। Which article of the Constitution of India safeguards one right to marry the person of one choice? अब आर्टिकल 19 में तो हमें पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता और दूसरे भी मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल 25 में अगर आप बात करो तो रिलीजियस राइट आएंगे, धार्मिक अधिकार। आर्टिकल 29 की बात करो तो कल्चरल राइट्स आ जाएंगे। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ और उसी के साथ साथ पर्सनल लिबर्टी। तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी में उसकी चॉइस के पर्सन को मैरी करना उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो ये तो इंप्लाइड क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 के बारे में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन इंप्लाइड क्वेश्चन ये है। यूपीएससी की परीक्षा में मित्रों एक बात आप याद रखिएगा, जब आप भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल इन द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी मौलिक अधिकार की सबसे ज्यादा विवेचना की गई है तो वह अनुच्छेद 21 है, और इसमें एक लंबी सीरीज के अधिकार कवर होते हैं। आर्टिकल 21 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको सुनिश्चित कर पाएगा कि वो जी रहा है राइट टू लाइफ, तो ही उसके बाकी के फंडामेंटल राइट भी इंश्योर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एक मृत व्यक्ति के तो कुछ भी फंडामेंटल राइट कैसे इंश्योर होंगे? अगर वो व्यक्ति जीवित रहा तो आर्टिकल 21 होगा तो सारे
अगर वो जीवित होगा तो सारे फंडामेंटल राइट्स भी काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे आर्टिकल 21 के होराइजन को बढ़ाया है। पहले राइट टू लाइफ में ऐसा समझा जाता था, अब जीवन एक सांस लेने की भौतिक क्रिया है। लाइफ की डेफिनेशन दी जाती थी कि इट इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। केवल सांस लेने की भौतिक क्रिया से ही जीवन को जोड़ के देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष केसेस आते चले गए, तो एक समस्या यह भी थी कि सांस तो मनुष्य भी लेते हैं और सांस तो जानवर भी लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का धरती पे जो जीवन है वो जानवर तुल्य हो गया, पशु के समान हो गया, तो क्या व्यक्ति को जीवित माना जाएगा? तो लाइफ की डेफिनेशन केवल आप फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग तक जोड़ के देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का वो दृष्टिकोण तो होगा नहीं। इसलिए फिर बाद में इसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी आया, राइट टू प्रिवेसी आया, राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथेनेशिया भी आया। तो एक वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बारे में आपको उनके इंप्लीमेंटेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि राइट टू रिमेन साइलेंट भी आर्टिकल 19 का एक पार्ट है, राइट टू प्रेस भी आर्टिकल 19 में ही इंप्लिसिट है। तो ये पूरे फंडामेंटल राइट्स उसमें ही आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको डेप्थ में आर्टिकल 19 और 21 को पढ़ना होता है। और मुख्य परीक्षा की जहां तक बात की जाए तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच के रिलेशन के बारे में भी आपको समझना होता है। इन दोनों में क्या चीजें हैं उनके बारे में भी आपको समझना होता है। खासकर आईपीसी 499 और 500 से जोड़ के, आपको डिफेमेशन से जोड़ के आर्टिकल 19 और 21 के इंटरप्रिटेशन को समझना होता है। तो थोड़ा आपको डेप्थ में इनको कवर करना होता है। इनके इंप्लाइड फॉर्म से भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों को समझना होगा कि ये कहां इंप्लाई हो रहा है। तो आर्टिकल 21 जो फ्रीडम ऑफ चॉइस टू मैरी सम पर्सन, इट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही आ जाएगा। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इतना टफ कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं था, इट इज गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड आप रुकिएगा। अब जैसे इस बार भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, एक नजर में तो जल्दी जल्दी में तो कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी इस प्रश्न को हो सकता है गलत कर दिया हो। मुझे भी फीडबैक मिला कि सर इस प्रश्न का उत्तर पता होते हुए भी जल्दी जल्दी में इसको गलत कर दिया। तो छोटी छोटी बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आपने सुना होगा, अनुच्छेद 17 राइट जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अब क्योंकि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन शब्द लिखा हुआ है, अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी में कुछ अभ्यर्थी हो सकता है एक्सप्लॉइटेशन भी कुछ अभ्यर्थियों ने लगा दिया, जबकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 और 24 में कवर होते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल अगर आप बात करें तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से शुरू होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 17 आर्टिकल इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अनटचेबिलिटी का अबोलिशमेंट होना इट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 17, जो किसके अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। तो क्या होता है जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हो, जिसको मूलभूत समझ अभी नहीं है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी मैं एक बार बता देता हूं। तो फंडामेंटल राइट के कुछ सेट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 ये राइट टू इक्वलिटी हो गए, है ना, ये राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 14 से अंतर्गत।
18 तक। उसके बाद द राइट टू फ्रीडम आते। 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें एक तो चाइल्ड लेबर की बात आती है और एक इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अधिकार है। तो इसका आंसर ये था। अब ये भी देखो, है तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही, लेकिन जल्दी जल्दी में हमें इस बात को थोड़ा सा श्योर रख के चलना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना कर दें। आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन इसका छूट गया है। अब ये क्वेश्चन मित्रों मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी का ही क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द या बेस्ट डिफाइन द फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है, तो क्या होता है कि उन चारों ऑप्शंस में यदि आप देखेंगे तो हो सकता है चारों ही ऑप्शन सही हो, या 2 ऑप्शन सही हो, या 3 ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको उनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जो सबसे बेस्ट तरीके से फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। हो सकता है 3 ऑप्शन उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में सही हो, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन तो होते हैं। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? अगर हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट भारत के संविधान की, अगर पॉलिटी की बात करें तो क्या होगा? स्वतंत्रता का। अब देखो इसमें सी ऑप्शन देखो, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। अब देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी यदि किसी व्यक्ति को दी गई कि जो वो चाहे वो कर पा रहा है, तो हो सकता है वे अपनी स्वतंत्रता को तो लागू कर पा रहा हो, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता के लिए वो एक खतरा बन जाए। तो लिबर्टी का मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये तो फिर एनार्की हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। एब्सेंस, अब देखो ये जो 3 ऑप्शंस बचे, सबसे पहले आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लुई 14वें का एग्जांपल आपको बताया था। देखिए मित्रों, ये वाली जो डेफिनेशन है ना कि किसी पॉलिटिकल रूलर या कोई राजनीतिक शक्ति है, उनकी टायरेनी का मतलब हो गया यहां पे निरंकुशता। निरंकुशता मतलब किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, मतलब मनचाही पावर का, आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल करना। तो क्या लिबर्टी का मतलब यह है कि कोई पॉलिटिकल रूलर या बहुत सारे पॉलिटिकल रूलर या राजनीतिक शासक अपने मनचाही शक्ति का प्रयोग ना कर पाए? अब देखिए एक सेंस में तो ये बिल्कुल सही लग सकता है, लेकिन ये वाली फंडामेंटल राइट की ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो सकती है ना कि लिबर्टी की, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसी भी देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की ही स्थापना करते हैं। एक बार फंडामेंटल राइट के ऊपर शायद 2017 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। तो उसमें शायद एक ऑप्शन ये भी था, एग्जैक्ट ऑप्शन तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन भाव उसका कुछ ऐसा था, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को मिलने वाले ऐसे अधिकारों का समूह होता है जो राज्य की मनचाही शक्ति के खिलाफ उसे मिलता है। तो यह फंडामेंटल राइट की ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन होगी ना कि लिबर्टी की। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, किसी भी प्रकार की रोक या अंकुश ना होना, एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब एक हद, अब देखो दोनों ऑप्शन ही बड़े क्लोज ऑप्शन है, दोनों में से हमें यह चूज करना है विच ऑफ देम बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट मतलब किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, इन दोनों को यदि आप थोड़ी देर के लिए अपने मन में ही एनालाइज करेंगे तो आपको
ये एक्यूरेट ज्यादा लगेगा। देखो मित्रों, ये भी लिबर्टी का मीनिंग हो सकता है, लेकिन ये लिबर्टी का पार्शियल मीनिंग ही लग रहा है। ये लिबर्टी का मतलब एक भाग है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को इस हद तक स्वतंत्रता दी जा रही है कि वह अपने आप को पूरी तरीके से विकसित भी कर पाए, जो कि किसी भी देश के संविधान का दृष्टिकोण भी होना चाहिए, यह डेफिनेशन ज्यादा होगी, यह डेफिनेशन ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। और मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लुई 14 की कहानी बताई, एनलाइटनमेंट की कहानी बताई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अमेरिकी रेवोल्यूशन के बाद कैसे आया, वो पूरी कहानी बताई। वो पूरी जितनी भी कहानी है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन जब डिफिकल्ट लेवल में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उन्हीं को क्रैक करने के लिए वो नॉलेज दी है ना। और आपके वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने लगभग आज से मुझे याद है 2 वर्ष पहले एक सत्र लिया था, जिसमें मैंने कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में अंतर बताया था, समाजवाद और साम्यवाद, और साम्यवाद की चर्चा करते हुए मार्क्सवाद के ऊपर भी मैं गया था। इस बार जो क्वेश्चन था यूपीएससी में प्रीलिम्स में कि मार्क्सवाद और गांधीवाद में एक क्या समान बात है, तो मार्क्सवाद और समाजवाद आपने देखा भी होगा, मार्क्सवाद और गांधीवाद आपने देखा भी होगा। पिछले सत्र में मैंने इंडियन हिस्ट्री के पेपर में उसकी चर्चा भी की थी। तो कम से कम यदि आपने वो सत्र देखा होगा तो आपको एक मार्क्सवाद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, और फिर कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को थोड़ी बहुत सहायता तो आपको उसमें मिली होगी। तो यही बात आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करना होता है, और एक शिक्षक के तौर पे हमें ये तो बात याद रखनी ही पड़ती है कि क्या पूछा चला अभी यूपीएससी में, क्या पूछा गया है, कौन कौन सी बातें पे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या पूछा जा चुका है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान में रखना होती है कि भविष्य में क्या पूछा जा सकता है और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट की बच्चों को जरूरत पड़ेगी कि भविष्य में चीजों को भी आराम से क्रैक कर ले, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया declares the ideal of welfare state? A welfare state, it is a very simple question. It was a direct question. यदि आप भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यह ज्ञात होगा कि ये जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 है, ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के मॉडल की बात करते हैं। आप लोगों से मैं इतिहास का एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर भी दीजिएगा कि भारत के इतिहास के ऐसे कौन से पहले शासक थे, ऐसे कौन से पहले शासक थे प्राचीन भारत के इतिहास के। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, प्राचीन भारत मैंने बोला, जिनके अभिलेखों से पता लगता है कि उनके समय लोक कल्याणकारी राज्य का एक अप्रोच तो था, वेलफेयर स्टेट का अप्रोच तो था। तो अब तो मैंने अभिलेख की हिंट भी दे दी है। यूपीएससी की 2020 की परीक्षा में भी उनके अभिलेखों से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया, पिछले सत्र में भी उसकी चर्चा की थी। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है लोक कल्याणकारी राज्य। देखिए मित्रों, आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप अपने मन में उन प्रश्नों के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। कैसा होगा यदि हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति और भाषण का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, रिलीजियस राइट धार्मिक अधिकार है, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है। लेकिन कैसा होगा यदि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा कोई कोशिश नहीं की जा रही कि वो पॉवर्टी को कम करे, स्टेट के द्वारा कोई कोशिश नहीं की जा रही कि वह 2 जूल के खाना जिसको नहीं मिल रहा है उनके लिए योजनाओं को लागू करे, मिड डे मील स्कीम चले। स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा ये कोशिश नहीं की जा रही है कि लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल बढ़े, पर कैपिटा इनकम हो, भारत में सिविल कोड की स्थापना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो, महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिले। अगर राज्य के द्वारा यह कोशिश नहीं की जाएगी कि भारत में समानता आए, भारत में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र आए,
तो फिर हमारी स्वतंत्रता आंशिक स्वतंत्रता ही होगी। और यह हमारा कभी भी, आप लोगों को मैं बता दूं, इतिहास में भी दृष्टिकोण केवल पॉलिटिकल फ्रीडम का अकेला नहीं था। 1920 से 30s के बीच में जब भारत में समाजवादी आंदोलन का प्रवेश हुआ, भगत सिंह की एंट्री होती है, तब भारत में समाजवाद की दिशा में जाके हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का भी नारा देते थे। और मित्रों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी देश का संविधान उसके इतिहास की ही उपज होता है। कैसा किसी देश का इतिहास का अनुभव रहेगा, वैसा ही उसका संविधान भी चलता चला जाएगा। भारत के इतिहास के अनुभव में भगत सिंह ने समाजवाद के मॉडल को भी आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में भी तो वो समाजवाद का मॉडल शामिल हुआ। आज आप बोलते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 प्रकार के विचार मिलते हैं। गांधीइज्म, गांधीवाद के विचार, वेस्टर्न लिबरलिज्म, पश्चिमी उदारवाद के विचार, समाजवाद के, सोशलिज्म के विचार। तो ये कहीं ना कहीं सभी ये विचार भारत के इतिहास में भी तो थे ना। पश्चिम के उदारवादी मॉडल का प्रभाव भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे था, गांधीवाद का तो था ही सही, और समाजवाद की एंट्री भी 1920 से 30s के मध्य हुई। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जब इन चीजों को जगह मिली, तो संविधान में तो जगह मिलना बड़ा स्वाभाविक था। यह फायदा होता है जब आप टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करके चीजों को पढ़ते हो। मैं इस पे और काम करूंगा। देखिए मित्रों, पिछले कुछ महीनों में मेरे द्वारा एक लंबा गैप लिया गया, उसके बाद मैं आपसे YouTube के साथ अब जुड़ना चालू हुआ हूं। यह लंबा टाइम मुझे कई मैसेजेस भी प्राप्त होते रहे, मुझे आप लोगों की चिंताएं भी प्राप्त होती रहीं कि मैं बड़ा सक्रिय होकर आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन मित्रों, एक कारण तो यह भी था कि मैंने आपको किताब के बारे में बताया, उसका लेखन चल रहा था, काफी लंबा टाइम उसमें लगा। वो चल तो प्रक्रिया 3-4 साल से रही थी। YouTube पे भी मैं आपसे 3-4 साल के बाद से बोल रहा था, फाइनली अब वो आई है। एक कारण तो वो भी था कि वो अपने लास्ट फेज में थी और उसमें टाइम बहुत लग रहा था, क्योंकि काफी सारे नए चीजों को उसमें किताब में शामिल किया गया है, जिनसे आज क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं। एक तो वो विचार था, कारण था कि जिसके चलते मैं आपसे ज्यादा एक्टिवली नहीं जुड़ पाया। एक और कारण यह था कि यह समय मेरे खुद के एक व्यक्तिगत जीवन में अनुज गर्ग कोचिंग के YouTube चैनल और भविष्य को लेके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी समय था। मुझे इस पीरियड में यह भी ब्रेन स्टॉर्म करने का समय मिला कि अभी तक मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर्स लिए गए हैं वो किस पैटर्न और किस पद्धति पे लिए गए हैं, और मैं अभी तक कौन सी पद्धति पे तो बात ही नहीं करी। जैसे अभी तक मैंने इतिहास के काफी सारे टॉपिक्स पे चर्चा करके इतिहास की समझ में आपकी मदद की होगी, टॉपिक्स आपको थोड़ा क्लियर हुए होंगे। लेकिन मैंने एक चीज वहां पे देखी, अभी तक मेरे साथ द्वारा इतिहास की समझ विकसित हो उसके लिए कम लेक्चर्स को लिया गया है। हिस्टोरियोग्राफी करके, इतिहास लेखन करके मैंने एक लेक्चर लिया था, शायद इसी शर्ट में लिया था। वो इतिहास की बेसिक समझ आपकी बताता, इतिहास एक विषय के तौर पे, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपको पता लगता। लेकिन जब मैंने पूरे कंटेंट का एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा हिस्ट्री एक विषय के तौर पे आपकी समझ अभी मेरे पास जो है, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, मैंने बहुत कम उसमें से आपको दिया है। तो ये ब्रेन स्टॉर्म का भी समय रहा। एक प्रकार से ये जर्मनी जब लगातार लंदन पे आक्रमण करता रहा था और जो लंदन के पास मौका ही नहीं मिला, जो एयरफोर्स थी कि वो दोबारा स्ट्राइक बैक कर सके, तो 1.5-2 महीने तक ऐसा काल चला जब स्ट्राइक बैक ही नहीं कर पा रही था ब्रिटेन। और उस काल में जितने भी एयरफोर्स थी
उसको ब्रेनस्टॉर्म करने का समय मिला, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी चीज हो जाती है। तो यही कुछ कारण थे, मैंने इनके ऊपर काम किया और आने वाले पूरे अपने जितने भी सत्र हैं उनमें हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट की दिशा में भी आप लोगों को समझ देने में मेरा प्रयास रहेगा। और मैं जो प्रोफेसर श्री अशोक दहिबाते सर हैं उनके साथ भी मैं आप लोगों के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन वाले कुछ सेशंस में प्लान करूंगा। और हमारा मकसद यही है कि आपके इतिहास की समझ और भी ज्यादा विस्तृत करने में जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हो सके। तो ये पूरा उसके पीछे का कारण था। मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बात भी करूं। आप लोगों में से कई बच्चों के मन में इन प्रश्नों को तो उनको उत्तर मिल जाता होगा, लेकिन कुछ दूसरे प्रश्नों के लिए आपके मन में यदि बेचैनी हो तो वो बेचैनी भी बिठाना समय समय पे जरूरी है। तो जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मॉडल है वो डीपीएसपी के अंतर्गत कवर होता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये 2020 में क्वेश्चन था, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे, तो दूसरे क्वेश्चन का बेस मैं आपका यहीं तैयार कर देता हूं। देखिए मित्रों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि स्टेट अपनी पॉलिसी को कैसे बनाएगा। स्टेट, अब देखो इसमें डायरेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया है। डायरेक्टिव मतलब दिशा निर्देश। अब यहां से 2 बातें हमको पता होना चाहिए कि दिशा निर्देश दे कौन रहा है और प्राप्त कौन कर रहा है। तो ये दिशा निर्देश, ये डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसको दिए जा रहे हैं? स्टेट को दिए जा रहे हैं। तो भारत के संविधान के द्वारा भारत के राज्य को दिए जाने वाले दिशा निर्देश कि आप अपनी पॉलिसी को, नीति को फॉर्म करते हुए कौन कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप सोशलिज्म के प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे, आप यह ध्यान रखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, आप यह भी याद रखें कि भारत में समानता आए, आप यह भी याद रखें कि न्यूट्रिशनल लेवल रेज हो। आप अपनी नीतियों को इस प्रकार से बनाएं कि भारत में लोगों का डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो। तो भारत के संविधान के द्वारा राज्य को दिए जाने वाले दिशा निर्देश कि आप कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी को निर्माण करोगे, यही राज्य की नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम डीपीएसपी दिस ईयर। इस साल जो क्वेश्चन आपसे डीपीएसपी से पूछा गया था विद रेफरेंस टू द, आप देखो यहां पे मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है कि भारत के देश में फंडामेंटल राइट है लेकिन लोगों के पास, मतलब राज्य को कुछ कोशिशें ही नहीं की जा रही हैं कि गरीबी कम हो, असमानता कम हो, तो फिर मॉडल चलेगा नहीं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी जरूरी है। यही तो नारा 1920 से 30s के बीच में दिया गया था ना। 1920 तक हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे या स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो फिर 1920s में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की विचारधारा आने के बाद हमने सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का भी नारा दे दिया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी नारा दे दिया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ही मिलके इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतंत्र का आधार तैयार करेंगे। तो अब एक सवाल यह आता है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता दूं, यह फंडामेंटल राइट की तरह कोर्ट से लागू नहीं करवाई जा सकती। आर्टिकल 32 हमें अधिकार देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोई मौलिक अधिकार का हनन हुआ, दे कैन अप्रोच द जुडिशियरी। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी इंश्योर नहीं हो पाता है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाके बोला जा सकता है कि मेरी तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही, मेरा तो न्यूट्रिशनल लेवल राइज नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे का यह भी तर्क है कि राज्य के पास अपनी सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और उस कैपेसिटी में राज काम करता है, स्टेट काम करता है। तो यह कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 37, देखो आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ें तो आर्टिकल 32
और आर्टिकल 37 के डिफरेंस को जान लें। आर्टिकल 32 जहां फंडामेंटल राइट को इन्फोर्सेबल बनाते हैं, वहीं आर्टिकल 37 डीपीएसपीस को नॉन इन्फोर्सेबल बनाता है, मतलब कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। तो कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया आपका, सी ऑप्शन गलत हो गया, और सेकंड वाला तो दोनों में आ रहा है, वैसे भी सही होना था। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान के द्वारा राज्य को दिए जाने वाले डायरेक्टिव्स, निर्देश की राज्य अपनी पॉलिसी को कैसे बनाए, तो कहीं ना कहीं थर्ड वाला तो सही हो गया ना, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड और थर्ड, विच इज डी। तो एक दूसरे से जोड़ के मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, प्रीएम्बल प्रस्तावना के बारे में, यह भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी दो क्वेश्चन ऐसे थे, ऑप्शन ऐसे थे कि थोड़ा डेप्थ में आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पे असुविधा हो सकती थी। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत के संविधान की प्रस्तावना, देखो नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती के 1973 के बाद यह स्वीकार किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये वाला ऑप्शन गलत है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, कि भारत के संविधान का एक भाग तो है लेकिन इसका कोई भी लीगल इफेक्ट, वैधानिक प्रभाव नहीं है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट पार्ट, कि ये भारत के संविधान का भाग तो है लेकिन अगर इसको भारत के संविधान के दूसरे भागों से स्वतंत्र रख के देखा जाएगा तो फिर इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं। देखिए मित्रों, दूसरा और चौथा ऑप्शन एक ही बारे में बात कर रहे हैं, बस एक में बात की जा रही है कि प्रीएम्बल जो है उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, और दूसरे में बात की जा रही है कि प्रीएम्बल का तब लीगल इफेक्ट नहीं है यदि आप उसको अकेले देखो, यदि किसी दूसरे भाग के साथ जोड़ के देखो तो उसका लीगल इफेक्ट हो सकता है। तो यदि आप इस प्रश्न के बारे में विचार करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, प्रीएम्बल जो है उसका कोई लीगल इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है भाई, है ना। प्रीएम्बल बात करता है कि भारत में, भारत के संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ मिलेगा। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की भी आजादी है। अगर इसी को आर्टिकल 19 से जोड़ के देखा गया, मतलब भारत के संविधान के किसी दूसरे पार्ट से जोड़ के हमने प्रीएम्बल को परिभाषित किया, भारत के संविधान के किसी दूसरे भाग से जोड़ के हमने प्रीएम्बल को परिभाषित किया, तो क्योंकि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का, अरे ये तो फंडामेंटल राइट है तो इसका लीगल इफेक्ट है ना, तो फिर प्रीएम्बल का भी लीगल इफेक्ट हो जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना का दूसरे भागों के साथ जोड़ने पे लीगल इफेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना तो पूरे संविधान का ही एक सार है ना। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद तो ऐसे होंगे जिनका लीगल इफेक्ट होगा, और संविधान में कुछ ऐसे हैं यदि उनका लीगल इफेक्ट होगा तो भारत के संविधान की प्रस्तावना तो पूरे संविधान की एक रूपरेखा या समरी है ना। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे भागों के साथ जोड़ के पढ़ेंगे प्रीएम्बल को, तब उसका लीगल इफेक्ट हो सकता है इंडिपेंडेंटली उसका ना नहीं है जो कि। तो इसीलिए ऑप्शंस को हमेशा 2-3 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं पॉलिटी के बारे में एक बात हमेशा बोलता हूं, दूसरे विषयों से पॉलिटी थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे टाइम प्रोसेसिंग, प्रश्न को पढ़ के समझ के उत्तर देने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। मतलब दूसरे सब्जेक्ट में जो आप टाइम को मैनेज करोगे, आधा मिनट 1 मिनट लोगे, तो पॉलिटी में आपको टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। टाइम प्रोसेसिंग इसमें लगती है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। क्योंकि देखो आपको सब पता सही है बिल्कुल, अगर हो सकता है
ये ऑप्शन नहीं आता और इसकी जगह ये ऑप्शन आ जाता, ये ऑप्शन नहीं आता और इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन आ जाता जो कि गलत था, हो सकता है फिर ये आंसर होता। लेकिन कुछ अभ्यर्थी यदि बी तक ही गए, उन्होंने डी को नहीं पढ़ा, तो सब कुछ पता होते हुए गलत होना, इससे बड़ा कुछ दुख नहीं होता। इसलिए पॉलिटी में तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को, टेस्ट सीरीज को आप लगाएं, यह आपका प्रयास होना चाहिए। जल्द ही अनुजगर कोचिंग की गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन प्राप्त होगी, वहां पे मैं इस स्तर के काफी सारे क्वेश्चन, क्विज फैसिलिटी आपको वहां पे उपलब्ध होगी। ये क्वेश्चन तो कर ही लिया है, ये क्वेश्चन भी कर लिया है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। कौन ये सुनिश्चित करता है भारत में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? आई थिंक क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक प्रकार से शक्ति का पृथक्करण हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी। हालांकि इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, हम किसी सेपरेट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पूरे आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का बेसिक याद है तो आपको पता लगेगा प्रीएम्बल, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन तीनों में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के जो तत्व हैं वो कवर होते हैं। तो इट वाज अ ग्रेट सेशन, मतलब मुझे भी काफी स्कोप क्रिएट हुआ कि मैं आपको काफी सारी चीजों को बता पाऊं, समझा पाऊं। भारत के संविधान से संबंधित जितने भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, उसको अगर मैं इस तरीके से लाऊंगा ना, तो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा क्लियर होगी कि भाई जितने भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डीपीएसपीज और एफआर और प्रीएम्बल से आ रहे हैं, वो डेफिनेशन बेस्ड, मीनिंग बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, आर्टिकल बेस्ड कम है। तो ये एक पूरा ग्रुप है, ये इस ग्रुप से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मित्रों, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी गलत करने की संभावना वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो आपसे मैं अब अगले सत्र के द्वारा दोबारा मुलाकात करूंगा और जुड़ूंगा। वही जो मुझे ब्रेनस्टॉर्म करने का मौका मिला, मैं आपके लिए उस पर एक सीरीज भी तैयार कर रहा हूं। हो सकता है वो सीरीज में विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक्स के साथ लाऊं। बाकी मैं कुछ टॉपिक्स की तो आपके साथ घोषणा करना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं काम करूंगा, जैसे कि भारत के समाज, संस्कृति और इतिहास, भारत का संविधान और भारत का इतिहास, विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास, इनमें कनेक्टिविटी कैसे जोड़ के की जाए, इसके बारे में मैं आपसे जरूर अगले सत्रों में बात करूंगा, एक एक सेशन के माध्यम से। एक और अनुज गर्ग कोचिंग का फ्यूचर कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी बच्चे इस साल प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, मैंने ये डिसाइड किया है, उनमें से जो भी पहले 50 बच्चे अप्लाई करेंगे, उन्हें मेंस की तैयारी भारत के इतिहास, विश्व इतिहास और इंडियन सोसाइटी के पेपर की मेंस के लिए आंसर राइटिंग के साथ एक 7 दिन की वर्कशॉप के अंतर्गत ऑनलाइन उन्हें कवर कराया जाएगा। यह तब होगा जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आए और आप अपने रोल नंबर को साझा करके इस पूरे वर्कशॉप का फायदा भी अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। तो ऐसे ही नए नए इनिशिएटिव्स के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। किताब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग को इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बुक शेल्फ में इसको स्थान दे सकते हैं। काफी सारी बातें मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद ये चाहता हूं कि आप खुद इस किताब को पढ़ें, उसके बाद आप मुझे बताएं। मैं तो इसके बारे में कहां तक आपको क्या क्या बोलूंगा, लेकिन दहीवाते सर के साथ मैं कुछ सेशंस को जरूर प्लान कर रहा हूं किताब के ऊपर, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ यू ऑन एज मेनी एज टॉपिक एज पॉसिबल। धन्यवाद मित्रों, अगले सत्र में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।